सभी को नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट कंट्रोल का, साख निर्माण और साख नियंत्रण। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि क्रेडिट क्रिएशन किस प्रकार से किया जाता है वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, यानी बैंक के पास जो जमाएं होती है उसके आधार पे जो मूल जमाएं है उसके आधार पर वो किस हिसाब से साख का निर्माण करता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया गया था कि जो बैंक की जो जमाएं हैं उसको वो कुछ परसेंटेज अपने पास रिजर्व रखेगा और बाकी को क्या करता है, वो आगे लोन या अन्य उधार के रूप में दे देता है। तो धीरे धीरे ये एक चक्कर चलता रहता है और ये जो मूल जमा होती है उससे कई गुना अधिक वो बैंक है वो व्यापार करता है। जो ये मूल जमा से ज़्यादा जो व्यापार किया जाता है यही क्या कहलाता है, साख का निर्माण या क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। क्रेडिट क्रिएशन इट इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ बैंक डिपॉजिट्स through the process of more loans and advance by bank. For obtaining loan from bank, a person must furnish sufficient security, उसका आवश्यकता होती है। जनरली क्या करते हैं, बैंक जो होता है वो डिपॉजिट करते हैं, उसके बदले एक चेकबुक जारी करते हैं। अब चेकबुक जब जारी की जाते हैं तो वो जो व्यक्ति है जिसको चेकबुक जारी किया वो सारा पैसा एक साथ तो निकालता नहीं है। तो और जब ये पैसा एक साथ नहीं निकालता, यहीं से क्या होता है कि बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। व्यक्ति के खाते में पैसा है लेकिन वो एक साथ नहीं निकाल रहे हैं, मान के चलते हैं कि एक साथ आवश्यकता पड़ेगी नहीं। इस तरह सारे बैंक एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के पास जो जमाएं पड़ी होती है उसको वो क्या करते हैं, काम लेते हैं। यहाँ ये प्रोसेस बताई गई है आपको क्रेडिट क्रिएशन की कि नॉर्मली हम क्या मान के चलते हैं कि 20% जो टोटल डिपॉजिट, हालांकि ये फिक्स नहीं है 20% रखना, ये आरबीआई की जो मौद्रिक नीति होती है उसके आधार पर ये परसेंटेज चेंज होते रहते हैं। जैसे CRR कैश रिजर्व रेशियो होता है, SLR होती है, इनकी परसेंटेज बदलती रहती है। तो इन परसेंटेज के आधार पर इनको क्या मान के चलते हैं कि हम ये कुछ डिपॉजिट्स अपने पास क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, उसका उधार या अपना व्यापार कर सकते हैं। यहाँ जैसे एक बताया गया है कि जो बैंक हैं अलग अलग XYZ और उनको 20% क्या रखना होता है, अपने जो रिजर्व है उसके अगेंस्ट डिपॉजिट रखना पड़ता है। अब बात करते हैं कि जैसे 1000 रुपये एक्स ने स्टार्ट किया बिजनेस, तब वो 1000 रुपये उसके पास हैं और उसके पास एसेट्स कितनी होगी, 1000 उसके पास जमाएं हैं और उसके पास कैश भी कितना है 1000, तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ 1000 है। 20% इसको रखना है तो वो 20% क्या रखेगा, अपने पास रिजर्व रखेगा और 800 रुपये वो क्या कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को लोन दे सकता है। अब जिसको लोन दिया उसके खाते में इसने क्या कर दिया, 800 रुपये जमा करवा दिए। अब जो दूसरा बैंक है उसके खाते में 800 रुपये जमा हो गए, वो भी क्या करेगा, 20% अपने पास क्या रखेगा रिजर्व के रूप में। उसके लिए भी नॉर्म्स है कि वो रखेगा, तो उसने 20% रख लिए और बाकी क्या करेगा, वो उसके पास जो लोन मांगने के लिए है उस व्यक्ति को उधार दे देगा। तो 800 का 20% इसने क्या किया, 160 रुपये रिजर्व रख लिए और बाकी के जो रिमेनिंग अमाउंट 40 रुपये ये क्या किया, मिस्टर बी को लोन दे दिया। अब ये मिस्टर बी के खाते में जमा हो गए। उस व्यक्ति का खाता किसी अन्य बैंक में हो सकता है, मान लो पहले का खाता X बैंक में था, दूसरे का Y का, तो इसका खाता किस में है, Z बैंक में, तीसरे बैंक में। अब उसके खाते में कितने पैसे आ गए, 640 रुपये डिपॉजिट हो गए। कैश बैलेंस भी उसका कितना हो गया, 640। अब वो भी बैंक क्या मान के चलता है कि ये व्यक्ति एक साथ पैसा नहीं निकालेगा, वो भी क्या करेगा, इसका 20% अपने पास रिजर्व में रखेगा। 640 का 20% 128 और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या करेगा, किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है लोन। तो उसने 512 रुपये क्या किए, लोन दे दिया सी को। अब ये चीज़ सी, अब आगे अगर बात करें तो सी के खाते में भी क्या होगा, ये 512 रुपये डिपॉजिट हो जाएंगे और उसका 20% रख के वो किसको दे देगा, डी को। जबकि स्टार्टिंग में रुपया मैन क्या था, 1000 ही था। शुरुआत से रुपए जो काम चल रहा है वो तो 1000 से चल रहा है। आगे से आगे जो बैंक है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, और उसी पैसे 1000 रुपये के आधार पे उन्होंने क्या कर लिया, 1000 फिर 800 फिर 640, इस तरह से आगे आगे उन्होंने क्या कर लिया, एक एक्स्ट्रा अमाउंट क्रिएट कर ली जो कि वास्तव में है नहीं। तो क्या समझ में आया हमारे कि कंपलसरी एग्जिस्ट तो क्या था डिपॉजिट का 1000 और एडिशनल डिपॉजिट कितने तैयार कर लिए उन्होंने इस 1000 के आधार पे, पहले वाले ने 800, दूसरे ने 640, तीसरे ने 512, 410, 300, 250 और ये चैन कंटिन्यूसली चलती रहेगी। यानी अगर हम 20% रिजर्व लेके चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसके द्वारा उन्होंने क्या कर लिया, एक 5000 रुपये का अमाउंट का एक्सपेंशन कर लिया उस अमाउंट 1000 की अमाउंट से। तो ओवरऑल उन्होंने क्या कर लिया, 5000 रुपये का बिजनेस कर लिया। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाया, आपका क्रेडिट क्रिएशन। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, क्रेडिट क्रिएशन किया, साख निर्माण। अब बात आती है कि साख का नियंत्रण कैसे किया जाए। तो साख निर्माण कौन से बैंक करते हैं, वाणिज्यिक बैंक आपको बताया।
तो अब साख का नियंत्रण करना है तो वाणिज्यिक बैंकों पे कुछ नियंत्रण या कुछ विधियां काम में लेंगे जिससे क्या किया जाता है, साख का नियंत्रण किया जाता है। और मेन ये सब कौन देखता है, मौद्रिक नीति या फिर इन बैंकों पे कंट्रोल करना है वो केंद्रीय बैंक या आरबीआई के द्वारा। तो ऐसे कौन से मेजर्स होते हैं जो केंद्रीय बैंक या आरबीआई के द्वारा क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए काम में लिए जा सकते हैं? क्योंकि क्रेडिट ना ही तो ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। क्रेडिट बिल्कुल नहीं होगी तो क्या होगा, मंदी की कंडीशन आ जाएगी, और क्रेडिट ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन वगैरह ये चीज़ें बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसको कंट्रोल रखा जाए, एक अर्थव्यवस्था के लिए जितना आवश्यक है उतनी क्रेडिट को रखा जाए। तो इसके लिए जो मेजर्स काम में लिए जाते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स काम में लिए जाते हैं वो कौन से हैं? दो हैं। पहला क्वांटिटिव, दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटी यानी जिसको डायरेक्टली कुछ चेंजेस करते हैं उससे परसेंटेज के बेस पे उस पर क्या आता है, क्रेडिट पे इफेक्ट पड़ता है। क्वालिटिव मेजर्स क्या होते हैं? ये एक सुधारकारी उपाय होते हैं, सुझावात्मक उपाय हो सकते हैं, सुधारकारी उपाय हो सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए कुछ चीज़ें की जा सकती है, तो इसको क्या बोला जाता है, क्वालिटिव मेजर्स बोला जाता है। पहले हम बात करते हैं क्वांटिटिव मेजर्स की। क्वांटिटिव मेजर्स में आपका पहला है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है कि जैसे केंद्रीय बैंक है, ये कुछ रेट्स फाइनल करता है कि अपने जो जितने भी उसके डिपॉजिट्स हैं या कोई कमर्शियल बैंक उससे बोरोइंग करना चाहता है तो किस आधार पे उसको दिया जाए, कुछ चार्जेस किए जाएँ उससे मिनिमम। तो ये उस रेट के ऊपर उनको क्या करता है, अपनी फंड्स जारी करता है। अब सपोज दैट हमने माना कि जैसे 8% है बैंक रेट और कमर्शियल बैंक उससे बोरोइंग कर रहे हैं और उसको आगे अपने आवश्यकता के लिए काम में ले रहे हैं। अब जैसे ही बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है, 8% के बजाय 6 से 8 कर देता है, 10 कर देता है, 12 कर देता है, तो अब जो कमर्शियल बैंक अपनी बोरोइंग्स ले रहे हैं उनके लिए क्या होगा, ये महंगा पड़ेगा। ये महंगा पड़ेगा तो ये क्या करेंगे, जो अपने रेट हैं लोन जारी करने के वो भी बढ़ाएंगे, तो पब्लिक के लिए भी वो क्या होगा, महंगा। तो पब्लिक क्या करेगी, कम लोन लेगी, तो कमर्शियल बैंक भी उससे क्या लेंगे, कम लेंगे। जब सब तरीके से कम 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 करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट भी क्या हो जाएगी, मार्केट के अंदर कम होगी। इसी तरह अगर क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे। दूसरा आपका आता है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट प्रोसेस में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं या बैंकिंग सेक्टर की जो सिक्योरिटीज हैं, या आरबीआई क्या करता है, प्रतिभूतियों का खरीद या बेचान करता है, अन्य कमर्शियल बैंकों के लिए जारी करता है। जब उसको लिक्विडिटी ऐसा लगता है कि बाजार में लिक्विडिटी या क्रेडिट ज़्यादा है तो वो क्या करता है, प्रतिभूतियों का बेचान स्टार्ट करता है, बेचता है, उनके ऊपर अच्छी इंटरेस्ट रेट देता है। तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो उसको परचेज करते हैं या पब्लिक उसको क्या करेगी, परचेज करेगी। तो जब परचेज करेगी तो जो क्रेडिट बाजार के अंदर या मुद्रा है वो क्या होगी, वापस बैंक के पास आनी स्टार्ट हो जाती है। और जब उनको बढ़ाना होता है क्रेडिट या मुद्रा को तो क्या करते हैं, खरीदने स्टार्ट करते हैं। जब बैंक वापस खरीदता है इनको तो उनके बदले पब्लिक को या बैंक को पैसा मिलता है, तो बाजार के अंदर मुद्रा और क्रेडिट दोनों बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो इनको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। फिर आता है आपका चेंजेस इन कैश। तो कैश के अंदर चेंजेस कैसे, जैसे कि इनके रिजर्व रेशियो होते हैं अलग अलग, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, एसएलआर हो गया। तो इसमें क्या किया जाता है कि जैसे सीआरआर क्या होता है कि जो केंद्रीय बैंक होता है वो वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक शर्त लगाता है कि उनके पास जो उनकी जमाएं हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ जितनी भी हैं उनकी, उसका एक परसेंटेज निर्धारित किया जाता है। वो उनको हर समय अपने जो पास में क्या होता है, रखना आवश्यक होता है। ये जैसे परसेंटेज बदलते रहते हैं, 4 से 15% था, फिर इसको 3 से 15% कर दिया गया था। तो ये कैश रिजर्व रेशियो होता है जो उनको क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इसी तरह से एक एसएलआर होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये क्या होता है, कैश का निश्चित उनका जो वही एनडीटीएल का एक निश्चित परसेंटेज नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज़ का, ये उनको खुद के अपने पास हमेशा रखना होता है। पहले इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइनल की गई थी, धीरे धीरे उनके अपर लिमिट को भी समाप्त कर दिया गया और लोअर लिमिट को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये बैंक को खुद के अपने पास रखना होता है। इसी तरह से जैसे रिवर्स रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये क्या होती हैं कि जो बैंक होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आरबीआई से क्या करते हैं या केंद्रीय बैंक से लोन लेते हैं। अब जब ये लोन लेते हैं तो उनके ऊपर कुछ रेट से चार्ज किया जाएगा, कुछ चार्ज किए जाएंगे उनके ऊपर कुछ दर से, तो उसको क्या बोला जाता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। रेपो रेट जिसपे कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक जो जितने भी हैं ये आरबीआई से परचेज करते हैं या कैश लेते हैं अपना, तो उसके ऊपर आरबीआई चार्ज करता है इनके ऊपर, तो इसको बोला जाता है रेपो रेट। इसी तरह से कई बार फंड एक्सेस पड़े रहते हैं कमर्शियल बैंकों के पास, तो वो क्या करते हैं, जब उनका बिजनेस नहीं हो पा रहा है या अदर कोई कारण है तो वो वापस अपने फंड्स किसको देते हैं, केंद्रीय बैंक को देते हैं, तो उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। अब जैसे कि ये कंट्रोल कैसे करेगा क्रेडिट को, तो बाजार के अंदर अगर मुद्रा बढ़ानी है, क्रेडिट बढ़ानी है, तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, रेपो रेट को कम कर देगा। रेपो रेट कम करेगा
तो अब बैंक जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई से खरीद रहे हैं उसके लिए क्या पड़ रहा है, अपना फंड प्राप्त करना सस्ता पड़ रहा है, तो वो ज़्यादा करेगा, पब्लिक को ज़्यादा लोन देगा, पब्लिक के लिए भी आसान पड़ रहा है, पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी, तो एक तरह से मुद्रा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। मुद्रा जितनी बढ़ेगी उतना साख निर्माण भी क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हमने बैंक रेट को कम किया तो साख बढ़ गई। अब हमें लगता है कि नहीं साख ज़्यादा बढ़ गई है, मुद्रा बाजार में ज़्यादा, इसको कम करना है, तो बैंक रिजर्व बैंक क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट को बढ़ाएगा तो कमर्शियल बैंक के लिए बोरोइंग्स क्या होंगी, महंगी। कमर्शियल बैंक के लिए महंगी होगी तो वो भी अपनी ब्याज की दरें बढ़ाएगा। जब वो ब्याज की दरें बढ़ाएगा तो पब्लिक के लिए भी वो क्या होंगी, महंगी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो पब्लिक भी क्या करेगी, लोन वगैरह को मुद्रा कम बैंक में जाके कम लेके आएगी। तो इसका इफेक्ट डायरेक्ट हुआ। इस तरह रिवर्स रेपो रेट, इसका जस्ट उल्टा रिवर्स रेपो रेट के अंदर हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक की बोरोइंग्स होती है वो एक्सेस किसको देते हैं, वापस आरबीआई को देते हैं। तो अब सिर्फ रिवर्स रेपो रेट से बैंक आरबीआई कंट्रोल करना चाहता है मनी को या क्रेडिट को, तो वो कैसे करेगा, रिवर्स रेपो रेट को अगर वो बढ़ा देता है तो क्या करेंगे, जो बैंक्स वगैरह वो अपनी जितने भी उनके पास फंड्स पड़े हैं वो किसको देंगे, बैंक को देंगे, तो मार्केट से क्रेडिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह अगर वो रिवर्स रेपो रेट को कम कर देता है तो बैंक क्या करेंगे, रिजर्व अपने पास रखना चाहेंगे, वापस नहीं देंगे उसको क्योंकि उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है उसके ऊपर, तो वो क्या करेंगे, लोन वगैरह बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो बाजार के अंदर क्रेडिट है और मनी बढ़ेगी। तो इस तरह से क्वांटिटिव मेजर्स के द्वारा क्या करता है केंद्रीय बैंक, साख को नियंत्रित करता है। अब बात आती है क्वालिटिव मेजर्स की। क्वालिटिव मेजर्स में क्या होता है कि जैसे ये एक सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यानी कुछ एरियो के लिए कुछ फाइनल कर दिया जाता है कि आपको इस एरिया के अंदर इतना लोन देना है, इतने से ज़्यादा आप लिमिट नहीं दे सकते, इतना फंड आपको अपने टोटल कैश के अंदर लगाना है। जैसा कि भारत के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों के लिए दिशा निर्देश है कि आप अपने जो जितने भी आप लोन वगैरह दे रहे हैं उसका 40% आपको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जो हैं उनके अंदर देना पड़ेगा। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जैसे आपके कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, लघु उद्योग हो गया, इस टाइप की चीज़ें होती है तो उनके ऊपर आपको देना होता है। तो इन्होंने क्या किया, एक सिलेक्टिव बना दिया क्रेडिट के लिए कि आपको इस क्षेत्र के अंदर देना ही देना है। इस तरह से राशनिंग कर दी जाती है क्रेडिट की। मोरल प्रजेशन बना दिया जाता है, कुछ सिद्धांत या कुछ नियम बना दिए जाते हैं कि इतना काम आपको करना ही करना है, आप इस चीज़ के अंदर लोन नहीं देंगे, इसके अंदर देंगे, आपको एक डेकोरम मेंटेन करके चलना है, आपको ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर या एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है सर्विस का। तो इनके अंदर क्या होते हैं, बैंक्स के खर्चे ज़्यादा लगते हैं तो उनके फंड्स उसमें यूज़ होते हैं, तो वो क्या होगा, पब्लिक उतना नहीं दे पाएंगे, तो उससे क्या होता है, इसका कंट्रोल होता है। और लास्ट इसके अंदर होता है डायरेक्ट एक्शन, कि कुछ रूल इससे फाइनल कर दिए जाते हैं कि ये बैंक ये काम नहीं करेगा या ये बैंक ये ही काम करेगा। तो इन मेजर्स के द्वारा क्या किया जाता है, ये जो आपके क्रेडिट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मेनली इसके अंदर कौन योगदान निभाता है, केंद्रीय बैंक या आरबीआई। हालांकि हम चाहें कि बाजार के अंदर मनी को या क्रेडिट को सीधा कंट्रोल करना है तो केवल मात्र आरबीआई के द्वारा नहीं कंट्रोल हो सकता, यानी मॉनेटरी पॉलिसी इनडायरेक्ट रूप से हम कहें तो ये हम दोनों चीज़ों से हमें मिला के चलना पड़ता है। फिर वो चाहे मौद्रिक नीति हो या फिर राजकोषीय नीति, जो हम इसी बुक के अंदर हमारे आगे चैप्टर में आएगी, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। तो ये एक तरह से मौद्रिक नीति के भी क्या होते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े ये मौद्रिक नीति के इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो जब हमें क्रेडिट को कंट्रोल करना है, मनी को कंट्रोल करना है, तो हमें मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, इनको क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करके इस पर और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से उसको चलाया जा सकता है। आज के लेक्चर्स में इतना ही। थैंक यू।